आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो गुजरात में सूरत के पास है। नाम है डुमास बीच। पर रुकिए, ये कोई मामूली बीच नहीं है। यहाँ की रेत सफ़ेद नहीं बल्कि अजीब सी, एकदम काली है। और कहते हैं यहाँ की हवा में सिर्फ समंदर की महक नहीं बल्कि न जाने कितनी अनकही कहानियाँ और डर घुले हुए हैं। तो चलिए आज डुमास बीच के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक बीच की रेत काली कैसे हो सकती है। अब हो सकता है इसका कोई वैज्ञानिक कारण हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो वहाँ के लोगों की मान्यता है, जो कहानियां हैं, वो एक ऐसी हकीकत बताती हैं जहां शायद साइंस भी चुप हो जाता है। हाँ, वहाँ की सबसे मशहूर और डरावनी वजह यही बताई जाती है। लोगों का मानना है कि ये जगह सैकड़ों सालों तक एक शमशान घाट थी। सोचिए, ना जाने कितनी लाशें यहाँ जलाई गईं और उन चिताओं की राख वो धीरे धीरे साल दर साल उस सफ़ेद रेत में मिलती चली गई और नतीजा पूरा का पूरा बीच काला हो गया। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक ऐसी चेतावनी जो वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक दूसरे को देते आए हैं। और हमारी कहानी के जो किरदार है ना, उन्होंने भी ये चेतावनी सुनी थी। पर होता है ना, कभी कभी हम इन बातों को बस यूं ही हवा में उड़ा देते हैं। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है 5 दोस्तों की। कॉलेज के दोस्त थे। एक था कुशल, बड़ा एडवेंचरस। फिर था मयूर, जो थोड़ा समझदार था। उनके साथ रिया, आरव और नील। ये लोग अपनी अगली ट्रिप का प्लान बना रहे थे। अब वही गोवा, मनाली, ये सब घूम घूम कर बोर हो चुके थे। उन्हें कुछ अलग चाहिए था, कुछ थ्रिलिंग। और तभी किसी ने नाम लिया डुमास बीच का। बस फिर क्या था, ग्रुप में तो बहस शुरू हो गई। कुशल और नील का कहना था कि अरे ये सब बस सोशल मीडिया का ड्रामा है, रील्स बनाने के लिए। दूसरी तरफ था मयूर। अब वो वहीं का रहने वाला था। उसने अपने बुजुर्गों से वो कहानियां सुनी थीं। वो इन बातों को मजाक में नहीं ले पा रहा था। उसने बताया भी, यार मेरे गांव के मछुआरे भी ना सूरज ढलने के बाद वहां अपनी नाव तक नहीं ले जाते। खैर, काफी देर की बहस के बाद एक बीच का रास्ता निकला। एक कॉम्प्रोमाइज हुआ। प्लान ये बना कि ठीक है चलेंगे, लेकिन कुछ शर्तें होंगी। पहली, रुकेंगे मयूर के गांव वाले घर में। दूसरी, बीच पर जाएंगे लेकिन सिर्फ दिन दिन में। और तीसरी और सबसे जरूरी, सूरज ढलने से काफी पहले वहां से निकल लेंगे। सुनने में तो प्लान एकदम सेफ लग रहा था, है ना? तो बस प्लान फाइनल हुआ और वो लोग पहुंच गए डुमास बीच। उनके मन में था कि भाई जो भी डर है, जो भी किस्से हैं, वो तो रात के हैं, दिन में क्या ही होगा। पर डुमास की खासियत ही यही थी। वो आपको दिन के उजाले में भी ये एहसास दिला देती थी कि आप किसी आम जगह पर नहीं हैं। अब पहली नजर में देखा तो लगा, अरे ये तो किसी मेले जैसा है। हर तरफ लोग, परिवार, बच्चे खेल रहे हैं, खाने पीने के ठेले लगे हुए हैं। मतलब देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि इस जगह के बारे में इतनी डरावनी बातें होती हैं। लेकिन फिर उनकी नजर एक चीज पर पड़ी। ये सारी भीड़, ये सारा शोर बस एक हिस्से तक ही था। और उसके आगे बीच का एक बहुत लंबा हिस्सा एकदम वीरान था, बिल्कुल खाली। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बीच में एक अनदेखी दीवार खींच दी हो, जिसके पार कोई नहीं जाता। और फिर उन्होंने रेत को देखा। रंग तो काला था ही, पर उसकी बनावट वो बहुत अजीब थी। जैसे ही उस पर पैर रखा, वो अंदर धंसने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नीचे कुछ है ही नहीं, सब खोखला है और ऊपर बस रेत की चादर बिछा दी गई है। ये पहला सिग्नल था कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहां एक बूढ़े से आदमी दिखे जो कचरे से प्लास्टिक की बोतलें उठा रहे थे। तो दोस्तों ने उनसे पूछ लिया कि बाबा, ये आगे का हिस्सा इतना खाली क्यों है? उस आदमी ने उनकी तरफ देखा और एक बहुत ही ठंडी आवाज में गुजराती में कहा, आनी नीचे घણા लोको सुई रिया छे। मतलब इसके नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं। बस इतना कहकर वो आगे बढ़ गए और वो 5 दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। उसी वीरान हिस्से में काफी दूर उन्हें एक पुराना टूटा फूटा सा स्ट्रक्चर दिखा, कोई खंडहर जैसा। अब कुशल ठहरा एडवेंचरस, उसकी तो उत्सुकता जाग गई। मयूर ने मना किया, देख यार शाम हो रही है, वापस चलते हैं। पर कुशल नहीं माना। बोला बस 1 घंटा, 1 घंटे में देखकर वापस आ जाएंगे। और उसने मयूर को भी साथ चलने के लिए मना ही लिया। और बस कुशल के इस एक फैसले ने पूरे ग्रुप को तोड़ दिया। रिया और आरव ने तो साफ मना कर दिया, वो वहीं रुक गए। नील थोड़ा आगे तक गया तो सही, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो पूरा भरा हुआ बीच एकदम खाली हो चुका था। एक भी इंसान नहीं था।
वो इतना डर गया कि फौरन वापस भाग गया। और अब उस सुनसान काली रेत पर सिर्फ 2 लोग बचे थे, मयूर और कुशल। और फिर सूरज डूब गया, और जैसे ही सूरज की आखिरी किरण गायब हुई, उस जगह का असली चेहरा सामने आने लगा। अब वो सिर्फ एक बीच नहीं था, वो एक भूल भुलैया बन चुका था, जहां समंदर की लहरें रास्ता मिटा रही थीं और अंधेरे में हर परछाई किसी धोखे जैसी लग रही थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें समझने का मौका ही नहीं मिला। सोचिए, शाम के 4 बजे ही तो वो निकले थे, और जब खंडहर से वापस मुड़े तो अंधेरा घिर चुका था। वापसी का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने दोस्तों को फोन लगाने की कोशिश की, पर बात होते होते ही कुशल का फोन डेड हो गया। अब क्या था? सिर्फ गहरा अंधेरा, तेज हवा और समंदर का शोर, जो अब डरावना लग रहा था। और तभी हवा के शोर के बीच एक बहुत बहुत ही मीठी सी आवाज आई, कुशल। वही चेतावनी जो उन्होंने सुनी थी अब सच बन गई थी। मयूर ने घबराकर फुसफुसाते हुए कहा, कुशल, पलट के मत देखना। वो आवाज कभी लगता था समंदर से आ रही है, कभी लगता था बिल्कुल बिल्कुल उनके पीछे कोई खड़ा है। डर की हद तो तब हो गई जब एक और आवाज आई, और इस बार उस आवाज ने मयूर का नाम पुकारा। और वो आवाज वो मयूर की दादी की थी, वही दादी जो 8 साल पहले अचानक गायब हो गई थीं और फिर कभी नहीं मिली। ये सुनते ही मयूर के तो जैसे होश ही उड़ गए, उसकी रगों में खून जम गया। इसके बाद तो जैसे उनके दिमाग के साथ खेलना शुरू हो गया। अचानक हवा में जलती हुई लकड़ी की गंध आने लगी, बहुत तेज। फिर कहीं से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाजें गूंजने लगीं। उन्होंने देखा कि सफेद कपड़ों में कुछ परछाइयां उनकी तरफ बढ़ रही हैं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक कहां से 10-12 कुत्तों का एक झुंड आया, उन्हें घेर के जोर जोर से भौंकने लगा, और फिर पलक झपकते ही गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। घबराहट में मयूर ने अपना फोन निकाला, स्क्रीन ऑन की। रात के 12 बज रहे थे, और जैसे ही उसने टाइम देखा, फोन की स्क्रीन बंद हो गई। आखिरी 1% बैटरी भी खत्म। अब उनके पास रोशनी का कोई जरिया नहीं था। वो पूरी तरह से उस अंधेरे और उस डर के हवाले थे। और तभी उन्होंने वो देखा जिसने उनके अंदर की सारी हिम्मत तोड़ दी। उन्हें दूर अंधेरे में एक शव यात्रा आती हुई दिखी, लेकिन वो जैसे जैसे पास आती गई, उसमें चल रहे लोग जलती हुई मशालें और लकड़ियां लेकर चीखते हुए उनकी तरफ भागने लगे। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए समंदर के पानी की तरफ भागे। कुछ दूर भागने के बाद जब हिम्मत करके पीछे मुड़े तो वहां कोई नहीं था, सब शांत था। पर उनका शरीर और दिमाग अब और नहीं झेल सकता था। थकान और डर उन पर इतना हावी हो गया कि वो दोनों वहीं उस गीली रेत पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। रात बीत गई, पर कहानी अभी बाकी थी। वो रात तो चली गई, लेकिन अपने पीछे ऐसे जख्म छोड़ गई जो शायद कभी नहीं भरेंगे। अगली सुबह जब उनके बाकी दोस्त, मयूर के घरवाले और पुलिस की टीम उन्हें ढूंढते हुए पहुंची, तो वो दोनों समंदर के किनारे बेहोशी की हालत में मिले। उनके जिस्म तेज बुखार में तप रहे थे। जैसे तैसे उन्हें वहां से घर लाया गया। दवाओं ने बुखार तो उतार दिया, लेकिन उनके जहन में जो डर घर कर गया था, उसका कोई इलाज नहीं था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में रात की पूरी कहानी बताई। कहते हैं कि आज भी उस रात के बाद से मयूर को अक्सर नींद में जलती हुई लकड़ियों की महक आती है और वो चीख मारकर उठ बैठता है। मयूर और कुशल वो तो खुशकिस्मत थे कि मिल गए, बच गए, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही डरावना सवाल छोड़ जाती है। उन लोगों का क्या जो इस बीच पर आकर कभी लौटे ही नहीं, जैसे मयूर की दादी? क्या वो भी इसी काली रेत के नीचे कहीं हमेशा के लिए सो रही हैं?